Hello and welcome to SMB Connect Spotlight Series. It is a platform for leaders to share their knowledge and experience with the next generation of businesses uh, spread across different parts of India. My name is Sandeepan. I'm the founder of SMB Connect. We are one of the largest network of SMEs and businesses across India. At SMB Connect, our mission is to build a supportive community by using effective solutions to connect with customers, providing advisory solutions, leveraging training programs, and sharing experiences of other businesses so that SMEs can overcome all odds and succeed. We at SMB Connect have organized over 100 knowledge sessions across India promoting local businesses. We have a listing service called local.online where you can list your business which can be promoted in a global environment. The registration to this particular site is currently free. Apart from that, you can reach out to SMB Connect to connect with industry expert who can help you, guide you to move your business to the next level. Because we believe small can be big. In today's series of SMB Connect Spotlight, my guest is Mr. Deepak Jain. He is an entrepreneur, a thinker, writer, economic policy advisor. He is Director General for Federation of Indian Industries. He is an independent director of HSI DC. He is also president of Laghu Udyog Bharati Haryana. Apart from that, he is in the industry for last 40 years, has in-depth knowledge for small and medium scale industries, and helps in creating the ecosystem for the MSMEs. So welcome, sir. Thank you for being coming for this SMB Current Spotlight series. Really appreciate your time. बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना समय निकाला और हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये जो हम कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ जानकारी आपसे हासिल करेंगे, इससे लोगों को डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा. तो सर, टू स्टार्ट विद थोड़ा सा पहले हम जानना चाहेंगे कि ये फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो क्या काम करती है, इसका क्या रोल है. यू आर द की पर्सन इन दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन, सो प्लीज एनलाइटन अस. हमें जरा इसकी जानकारी दीजिए जरा डिटेल में सर. एक्चुअली ये इसके सीड्स जो हैं 2013 में स्टार्ट हो गए थे. जब हम सभी एसोसिएशंस को देखते थे, ये एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये फलाने ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ब्रांडेड थे. कोई किसी ग्रुप के साथ है, कोई किसी ग्रुप के साथ है, तो अपने को तकलीफ होती थी. टीवी में इंटरव्यू देने जा रहे, कोई मोटरसाइकिल कंपनी का मालिक है, उसको पूछो भाई बजट कैसा रहा, वो बोलता था मेरी मोटरसाइकिल में तो पेट्रोल महंगा हो गया. वो मोटरसाइकिल के एंगल से बोलता था. यानी इंडस्ट्री के लोग एक आवाज में ये नहीं बोलते थे कि बजट देश के लिए कैसा रहा, अपनी पॉकेट के लिए कैसा रहा. उसके लिए तो हर आदमी, आम आदमी बोलता है, लेकिन इंडस्ट्री वालों से अपेक्षा ये है कि बजट देश के लिए कैसा रहा उसके बारे में बोलें. तो ये जरूरत महसूस हो रही थी कि कोई एक संस्था ऐसी हो जो देश की इकोनॉमी के बारे में सोचे, देश की इकोनॉमी के बारे में बोले. खाली एक मोटरसाइकिल या कार कंपनी के लिए देश की इकोनॉमी नहीं चलती. देश की इकोनॉमी इंडस्ट्री से भी चलती है, एग्री सेगमेंट से भी चलती है, सर्विस सेगमेंट से भी चलती है. कुल मिला करके एक ताना बाना देश की इकोनॉमी का बनता है. और फिर जब वर्चुअल इंटरेस्ट आ जाते हैं अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स के, तो फिर वो स्क्विंटेड विजन इंडस्ट्री का लोगों के सामने जाता है, जो देश के लिए घातक होता. तो इसके लिए कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बैठ करके सोचा भाई एक संस्था ऐसी बनाएं जो देश के बारे में सोचे, टोटलिटी में इकोनॉमी के बारे में विचार करे. तो एफआईआई का जन्म उस आइडिया से हुआ. और आज के दिन में एफआईआई यानी ग्लोबल फुटप्रिंट्स इंडियन इकोनॉमी के कैसे हों, इसके ऊपर चिंता करती है. मेक इन इंडिया को प्रमोट करती है, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करती है. इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कितनी जल्दी से जल्दी डिस्पाइट कोरोना भाग सकता है, उसके बारे में चिंता करती है. स्टेट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसे आगे जाएं, उसके बारे में हम विचार करते हैं.
स्टेट्स की हेल्प भी करते हैं, जो स्टेट आगे आना चाहे उसकी हेल्प भी करते हैं, स्टेट्स को एडवाइस करते हैं कि अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्री फ्रेंडली कैसे बनाओ आप, आईएएस फ्रेंडली नहीं, बाबू फ्रेंडली नहीं, इंडस्ट्री फ्रेंडली कैसे बनाओ, इसके बारे में हम उनको एडवाइस देते हैं। फिर हम स्किल और स्टार्टअप के विषय में इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज के विषय में इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी इस अप्रोच से आज सारे भारत में 18 प्रांतों के अंदर हमारा चैप्टर्स हैं, कहीं बड़े चैप्टर हैं, कहीं छोटे चैप्टर हैं। 39 कंट्रीज के अंदर हमारे चैप्टर्स हैं और रिप्रेजेंटेशंस हैं, जिसमें एडवांस्ड, हाईली एडवांस्ड कंट्रीज भी हैं और उसके अंदर हमारे सो कॉल्ड मीडियम कंट्रीज भी हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस भी हैं। लेकिन जहाँ जहाँ इंडियन इंटरेस्ट हैं वहाँ पर हम प्रेजेंट हैं, और हमारा न्यूज़लेटर मंथली जाता है 145 कंट्रीज में। ओके। जहाँ जहाँ एनआरआईज की प्रेजेंस है, पीआईओज की प्रेजेंस है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स की प्रेजेंस है, वहाँ हमारा न्यूज़लेटर जाता है। तो ये हम मंथली न्यूज़लेटर है आपका? हम इसको किसी को नहीं बोलते कि भाई आप हिंदुस्तान में वापस आओ। आप जहाँ हो, जहाँ आपका कंफर्ट है, जहाँ आपका इकोसिस्टम सेटअप हुआ, आप वहीं रहिए। इवन अदरवाइज भी जो एनआरआईज देश के बाहर हैं वो हमारे जीडीपी का तो पार्ट हैं, बट दैट इज ई जीडीपी, एक्सटर्नल जीडीपी। वो वहीं रह करके देश की तरक्की में योगदान अपना दे रहे हैं, जिस तरह से भी दे सकते हैं। अमूमन बहुत सारे देश अपने को ऐसे मिलते हैं जहाँ एनआरआई ज़्यादा है, तो 40% 50% हम वहाँ की बिजनेस इंटरेस्ट को कंट्रोल करते हैं, वहाँ की जीडीपी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। इट ऑल अमाउंट्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन इंटरेस्ट इन दैट नेशन। तो हम उनको बोलते हैं भाई आप वापस आने की जब भी सोचें तब सोचिएगा, लेकिन भारत के विषय में आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलती रहे, पॉजिटिव जानकारी मिलती रहे, देश में क्या हो रहा है, इसके लिए हमारा न्यूज़लेटर है। हमारी टैगलाइन भी है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज बिल्डिंग नेशन। जहाँ लोगों को अभाव दिखता है वहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। वी प्रेजेंट इट बिफोर द पीपल, लुक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हेयर। प्रॉब्ली 100 आदमी देखते हैं तो एक आदमी का इंटरेस्ट उसमें जगता, बट दैट इज वर्थ इट। तो ये हमारी ओवरऑल एक्टिविटीज हैं। I और think you are doing pretty good job, and so basically what I can understand is जो गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह हैं, जो पॉजिटिव न्यूज है, उसको आप काफी अच्छे से एज अ पार्ट ऑफ योर ओन एजेंडा ऑल्सो उसको लेके जा रहे हैं आगे। जो आपने बोला कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, हाउ डू यू मेक इट पॉपुलर? So we will talk about it a little later. But first, I would like to understand. ये तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप कर रहे हैं, अभी मेरे को जरा जानना है आपसे, तो ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू डूइंग, बट देयर आर नॉट मेनी मेंबर्स। तो मेंबर्स को क्या सपोर्ट मिलती है एज पार्ट ऑफ एफआईआई? उनको क्या बेनिफिट मिलता है? जरा उसके ऊपर इफ यू कैन शेयर सम व्यूज। देखिए, हमारे यहाँ काफ़ी लिबरल एनवायरनमेंट है ऑपरेट करने के लिए। हमारे पास आज के दिन में जो वर्टिकल्स हैं, डिफेंस का है, एमएसएमई का है, स्टील का है, वाटर का है, एग्री रिसोर्सेज का है, स्टार्टअप का है, स्किलिंग का है, हैवी इंजीनियरिंग, शुगर, एजुकेशन, प्लास्टिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एनआरआईज, और फिर बायोटेक, फाइनेंस टू स्टार्टअप्स, ये सब वर्टिकल्स हमारे पास हैं। और इन वर्टिकल के हेड्स जो हैं, दे ऑपरेट इन ए प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट, और उनके सामने ब्रीफ एक ही है कि अपने सेक्टर का पूरा आप लेखा जोखा लेकर के जो कंट्री के हित में हो वैसा पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करें, और वैसा ही अपने अपने सेक्टर में अपने अपने कंसर्न मंत्रालय को आप एडवाइस करें। क्योंकि अगर कहीं बहुत ज़्यादा, मेरे देखने में ये आया पिछले 40-50 वर्षों के तजुर्बे में, जहाँ कहीं इंडस्ट्री को तकलीफ आती है, इंडस्ट्री प्रॉपर जगह पे नहीं जाती, आपस की चिट चैट पार्टीज में कहेंगे यार बहुत तकलीफ हो गई है, पॉलिसी आ गई, हम तो मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, बहुत नारेबाजी करेंगे, कहीं अखबारों में बयानबाजी हो गई। लेकिन जिस व्यक्ति ने पॉलिसी बनाई है
उस व्यक्ति के कान में जाके जरा भी 5 मिनट की हम बात नहीं रखते कि भाई ये तकलीफ हो रही है और इसका सॉल्यूशन ये है। आई मीन, it is one thing to come up with the problems, it is another thing to come up with the solutions. तो हमने सबको ब्रीफ ये किया है, प्लीज डोंट प्रेजेंट योर प्रॉब्लम्स बिफोर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इंडस्ट्री चलाने की सूझबूझ नहीं है, उनका काम सरकार चलाने का, इंडस्ट्री चलाना आपका काम है। आप सरकार के सामने सॉल्यूशन रखिए कि भाई ये हमारी समस्या है और ये इसका निदान है। व्हेन सॉल्यूशन कम्स विद द प्रॉब्लम, सरकारें बहुत आसानी से उसको समझती भी हैं और अडॉप्ट भी करती हैं, किसी भी प्रांत में किसी भी पार्टी की सरकार हो। ये मेरा तजुर्बा है। जब आप पॉजिटिव माइंड से समस्या का निदान देखने की करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। जी। तो मेरा समझना ये है कि मतलब जो आप अपने ये प्लेटफॉर्म से इंडस्ट्री के लोगों को सरकार के साथ एक इंट्रोडक्शन और कनेक्ट कराने का काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस में करते हैं। दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट। अभी आपने बताया कि एफआईआई के कुछ 35 या 45 कंट्रीज में ब्रांचेस हैं। 39 कंट्रीज में आपके ब्रांचेस हैं और वहाँ पे चैप्टर्स खुले हुए हैं। तो वो जो चैप्टर्स हैं, क्या यहाँ के जो लोकल मेंबर्स को कोई टाई अप वगैरह करने में, इंडस्ट्री वहाँ पे खोलने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किस तरह से सहयोग देती है? देखिए, कमिंग बैक टू नंबर्स अगेन, हम सारे महीने में डेली बेस पे फ्लैश करते हैं अपॉर्चुनिटीज, बिजनेसेस, नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू ओपनिंग्स, एंड दैट इज ओपन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ एफआईआई। तो मंथ में करीब 400 के करीब अपॉर्चुनिटीज हम इस तरह की फ्लैश करते हैं और कमर्शियल इंटरेस्ट की न्यूज़ को फ्लैश करते हैं। तो फिर अभी जैसे यूएस चैप्टर बोलता है हमारे यहाँ ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैन यू प्लीज सोर्स इट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में जो चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स में हम वो न्यूज़ को फ्लैश करते हैं और फिर वो कनेक्ट आपस में करते हैं लोग। इसी तरह से अफ्रीका में अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको यहाँ से कोशिश करते हैं या यूरोप से कोशिश करते हैं, यूरोपियन चैप्टर से वहाँ रिक्वायरमेंट मीट आउट हो जाए। कॉमर्स करना हमारे मेंबर्स का काम है, वो हमारा काम नहीं है। Absolutely. हमारा So काम सिर्फ कनेक्ट करने का है। Absolutely fine. ये बड़े, I mean, that's the most important thing because people are not aware of कि कहाँ पे क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें बन रही हैं जो जिसकी खपत नहीं हो रही है इंडिया में, तो शायद बाहर जाके बेच सकते हैं और वही चीज बाहर अवेलेबल नहीं है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये खाली आप एफआईआई के मेंबर के साथ शेयर करते हैं या फिर बाकी इंडस्ट्री एसोसिएशन या जो न्यूज़लेटर आपके जो लोग लेते हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जाती है? कई बार होता है कि हमने अपने मेंबर्स को फ्लैश की न्यूज़, मेंबर्स को इंटरेस्टेड लगी तो उसने और ग्रुप्स में फ्लैश कर दी। दैट इज हाउ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। Great, sir. Hopefully you can share some information and we can flash this in our website, which will get further more amplified. जी। तो बजट की बात करी थी आपने स्टार्टिंग में, तो हमने आपसे पहले भी बात किया था, आपका प्रतिक्रिया दी थी, बट फॉर दिस लेट्स अंडरस्टैंड बजट। अभी मतलब आगे अगले 15 दिन के अंदर जो बजट की इम्प्लीकेशन जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, तो एक प्रतिक्रिया भी आप दे दीजिए थोड़ा सा कि क्या आपको लगता है इंडस्ट्री में बेनिफिट मिला है या मिलेगा? देखिए, बजट को डिकोड करने वाली बात है, इंटेलिजेंट लोग ही कर पाएंगे, सामान्य व्यक्ति उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। आई वुड से इट इज़ ए वेरी डेयरिंग बजट, वेरी डैशिंग बजट। हालांकि कोरोना काल के अंदर -25 डिग्री तक जहाँ जीडीपी चली गई, उसके बाद इतना बोल्ड और डैशिंग बजट लाना ये सामान्य व्यक्ति के बस का बात नहीं। अभी तक तो 2 फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके होते। हमारे पास देखिए, कहने को 8,500 करोड़ रुपया आया एमएसएमई के खाते में, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कितनी आई ये आपको देखना पड़ेगा। आई सी ए कन्वर्जेंस ऑफ हेल्थ सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। वहाँ आइडियाज़ की और अपॉर्चुनिटीज़ की कन्वर्जेंस है। एक सामान्य
एमएसएमई का एंटरप्रेन्योर सिर्फ एमएसएमई का 8,500 करोड़ का तो दिल्ली के हिस्से में कितना आएगा और मेरे इंडस्ट्रियल एरिया के हिस्से में और मेरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिस्से में कितना आएगा वो नहीं देखना। आप देखिए 35,000 करोड़ या 70,000 करोड़ वैक्सीन के लिए आया। अब वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की जेब में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आपको एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आप उसका क्रिएट कर रहे हैं। यानी आपको वैक्सीन भी चाहिए, वैक्सीन बनेगी तो सिरिंज भी चाहिए, सिरिंज के साथ पीछे लगाने आगे लगाने वाली उसका इंजेक्शन नीडल भी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? वो एमएसएमई इंडस्ट्री से आएगी। फिर आपको उसके ग्लव्स भी चाहिए, ग्लव्स के बगैर सिरिंज लगेगी नहीं। वो कहाँ से आएगी? एमएसएमई की इंडस्ट्री से आएगी। फिर वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो कोल्ड बॉक्सेस चाहिए आपको, कोल्ड चेन चाहिए, मैन्युफैक्चरर से लेकर के हॉस्पिटल तक कोल्ड चेन चाहिए। ना तो हॉस्पिटल वाला कोल्ड चेन बनाता, ना आपका वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कोल्ड चेन बनाता। कोल्ड चेन एमएसएमई बनाती है, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड कार्गो ट्रक्स, उसके बाद छोटे लेवल पे, उसके बाद यानी जो अस्पताल के अंदर कंपाउंडर आपका वैक्सीन लगा रहा है वहां तक पहुंचने में वो कोल्ड चेन कामयाब रहनी चाहिए। वो सारी अपॉर्चुनिटीज एमएसएमई सेक्टर के लिए हैं। और फिर देखिए हमारे पास जो हमने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना ज़्यादा आउटले हो गया। आज के दिन में एग्रीकल्चर को आप अलग नहीं देख सकते। एग्रीकल्चर और एमएसएमई की कन्वर्जेंस है। अगर एमएसएमई को सरवाइव करना है तो उसको गाय से, मिट्टी से, खाद से जुड़ना पड़ेगा, किसानी से जुड़ना पड़ेगा और फसल से जुड़ना पड़ेगा। फसल स्टैंड अलोन बेसिस पे यदि खेत में से 1 रुपया किलो टमाटर उठता है, अगर एमएसएमई की कंट्रीब्यूशन उसमें होती है तो वो टमाटर की इफेक्टिव आउटपुट 30 रुपए केजी, 40 रुपए केजी होती है। वैल्यू एडिशन कितना देती है उसमें एमएसएमई? आप चाहे चेरी ले लीजिए, चाहे आप जैम बनाने का सेक्शन ले लीजिए, सेब का सेक्शन ले लीजिए, कौन सा भी फ्रूट उठा लीजिए, आलू ले लीजिए, 50 पैसे किलो खेत में से उठता है। लेकिन जैसे ही चिप्स बनाने वाला इंट्रोड्यूस हो गया बीच में तो 200 रुपए किलो की वैल्यू एडिशन हो गई। तो वैल्यू एडिशन में गांव के लोग रोजगार भी लेंगे उसमें, यानी हर तरह का इकोसिस्टम उसके साथ अटैच हो जाएगा। द फार्मर ही बिकम्स ए पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो हमारा वो पैसा सारा इकोसिस्टम एक साथ डेवलप होता है। यानी फार्मर खाली खेत में ही काम तो नहीं करता ना, उसका बेटा उस फैक्ट्री में भी जाकर के काम करता है, उस इकोसिस्टम का पार्ट भी होता है। गांव में जो कोल्ड चेन बननी है, आप इस बजट से उठा करके देखिए कितने लाख कोल्ड चेन डेवलप होगी गांव के अंदर। बहरहाल वो शहर वाले सारे थोड़ी ना जा करके लगाएंगे, गांव के लोग भी एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। तो ये एक बजट का इफेक्ट है जो सारी इकोनॉमी पे साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा, लेकिन सारी इकोनॉमी की इस बजट में अपलिफ्टमेंट होगी और निश्चित रूप से उसका एक कास्केडिंग इफेक्ट सारे सेक्टर के ऊपर जाएगा। और एमएसएमई को भी खाली अपने प्लांट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी चाहिए। बजट के दिन का जो समाचार पत्र है या उसकी जो मैगजीन है उसका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए कि और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। देखिए आज के दिन में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत कम है। 5 साल रीजनेबल, 10 साल हो गया तो बहुत ही बढ़िया, 2 साल 3 साल में निमट गया तो अनफॉर्चुनेट कहेंगे। तो आदमी को हमेशा वन हैज टू बी ऑन द लुक आउट कि कहाँ कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो बजट हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा बजट है। जिन लोगों ने उसका अध्ययन किया है उनको लगेगा कि मेरे लिए खाली अपॉर्चुनिटीज एमएसएमई में नहीं है, एग्रीकल्चर में भी है, हेल्थ सेक्टर में भी है। वो सारा अपने को देखना पड़ेगा।
आई थिंक ये जो आपने बात करी ना बजट को, जो to see it in detail is something I have not heard from many people, and it makes a lot of sense. मतलब जो बोलते हैं ना, प्याज को जितना खोलोगे उतनी ज्यादा पंखियां निकलेंगी, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन तभी मिलती है, which is very good. I think a lot of people will get benefit out of it, and I really agree कि जो इकोसिस्टम जो बनाने की जो बात हो रही है, उसमें एमएसएमई का काफी अच्छा रोल होना चाहिए। जी। सर, अब एक थोड़ा सा सीरियस बात पे आते हैं। ये जो साल कोरोना काल चल रहा है, बिजनेस पे काफी इफेक्ट पड़ा है। व्हाट आर द चैलेंजेस आपके हिसाब से, जो आपके मेंबर्स को लगता है कि फील हुआ है, और उससे वो लोग कैसे उभर रहे हैं, उसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, एमएसएमई में 11 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं और बैरिंग फ्यू सेगमेंट्स, वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट्स, बाकी सब सेगमेंट्स बंद थे। और जो सेगमेंट उस वक्त भी चालू थे, दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल इस दौरान में, डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स। सरकार का प्रेशर, डिलीवर करो, पुलिस का प्रेशर, आपके आदमी को निकलने नहीं देंगे सड़क पे। अपनी जान पे जोखिम लेकर के कोरोना के दौरान में भी लोगों ने इंडस्ट्रीज चलाई हैं, अच्छे से ऑपरेट किया है, और उसके बावजूद भी ना सिर्फ अपने टारगेट्स को अचीव किया, सरपास भी किया है। कोरोना काल में कुछ सेक्टर्स की तो ये पोजीशन रही है, और मेरे अंदाज से जैसे जैसे लोगों की रिपोर्ट्स आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये 11 करोड़ की पॉपुलेशन में से 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी है जो अब वो विल बी आउट ऑफ जॉब परमानेंटली, क्योंकि वो फैक्ट्रियाँ खुले नहीं, जिनके प्लांट्स लीज के ऊपर थे या जिनके प्लांट्स हाई रेंटल्स के ऊपर थे, वो खुल नहीं पाए। क्योंकि ये जब इंडस्ट्री में आता आदमी, तो ही हैज़ टू बी रेडी फॉर डिसरप्शंस, और ये इस कोरोना काल की सौगात है कि हम तो जिंदा रहे, लेकिन बहुत से लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए। तो ऐसा वो जो 2-3 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं, सिवियरली अफेक्ट हुए हैं, तब उनके सामने चॉइसेस ये हैं, या तो नई कैपिटल लगा करके नए बिजनेस को तलाश करें, या फिर जो फैक्ट्रियां खुल गई हैं, जो अदारे अच्छी तरह से बिजनेस में आ गए हैं, उनके अंदर सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस पे अब्जॉर्ब हो जाएं। तीसरी चीज़ एक और है कि वो खुद से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में, आइडिया बेस्ड इकोनॉमी में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करें। आने वाला समय नॉलेज बेस्ड और आइडिया बेस्ड इकोनॉमी का है, जिसको बोलते हैं हार्ड कोर नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज आने वाले समय में कम जा रहा है। तो ये जो कोरोना काल का इफेक्ट है, ये ओवरऑल इंडस्ट्री पे अच्छा भी है, क्योंकि हम लोगों ने वी हैड स्टार्टेड टेकिंग एवरीथिंग टू मच फॉर ग्रांटेड। लेकिन अब हमें फ्रूगल लिविंग कैसे होनी है, सादगी से जीवन कैसे जीना है, कम में गुजारा कैसे करना है, कम स्टाफ से गुजारा कैसे करना है, बिना फ्रिल्स के गुजारा कैसे करना है, उसका हमें अभ्यास हो गया। और कोरोना ने इस अभ्यास को अच्छे से आज 10 पैसे भी खर्चने से पहले आदमी सोचता है, इज इट रियली नेसेसरी टू स्पेंड दिस मनी। तो वो जीवन में एक यानी उस पक्ष में, पर्सनल स्पेंडिंग के पक्ष में, जहां ऑडिट नहीं होता था, आज घर में पत्नियां, माताएं, बहनें सब उसका ऑडिट करने लगी हैं, और हाउस ओनर्स खुद भी बहुत ऑडिट करने लगे हैं कि मेरा गुजारा यदि 1 लाख रुपए में होता था तो मैं 3 लाख रुपए क्यों खर्च करता था। तो ये एक पक्ष जो है लोगों के सामने आया है, और इंडस्ट्री ने उससे सीख करके अब जो जो अदारे खुल रहे हैं, वो उसी तरीके से कम में गुजारा करने के अभ्यास के साथ चल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव पक्ष भी है उसका। एक चीज और देखने को मिली कि कम में गुजारा, बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। एक चीज और आई है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंडस्ट्रीज का हुआ है। तो
आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? एफआईआई के जो मेंबर्स हैं, क्या उन्होंने अपने आप को डिजिटाइजेशन कर लिया है? आप दे एम्बेरेस्ड डिजिटलाइजेशन, उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी की तरफ गए हैं कि नहीं गए हैं? और एज अ एसोसिएशन आप उनको किस तरह से सहयोग करते हैं? देखिए, डिजिटाइजेशन इज ऑलवेज ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री का लीडरशिप रोल उसमें कम आता है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो सरकार की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्पीड बना के चलनी होती है। आप अपनी इंडस्ट्री को बोलो मैं तो 22वीं शताब्दी के हिसाब से सेट कर लिया है, लेकिन सरकार बोलती है आप 20वीं शताब्दी के हिसाब से कंप्लायंस करो, तो आपको 20वीं के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। आप 22वीं के हिसाब से नहीं कर सकते। तो डिजिटाइजेशन में सरकार फॉर्चुनेटली हमारे देश में यानी एक कदम रख रही है। हर फील्ड में एक कदम आगे है, और इंडस्ट्री उसके हिसाब से बाय एंड लार्ज दे आर कीपिंग पेस विद दैट। यानी एक तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, वो तो उससे पहले डिमोनेटाइजेशन के टाइम में कंप्लीट हो गया। यानी काफ़ी ट्रांजैक्शंस हमारी डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर आ गई। और दूसरा ये, कोरोना काल के अंदर हमारे पास एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो बिल्कुल कंप्यूटर इलिटरेट था वो भी अब जूम और वेबएक्स और सीडीएक्स और ये सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो गया। घर में बच्चे भी, तीसरी क्लास का बच्चा भी आज जूम के ऊपर पढ़ाई करता है। तो जिस जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी वो कंप्यूटर के हिसाब से एक्सपर्ट हो गया, और ये एक एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। तो हम मैंने इस थर्मल शॉक से अभी हम इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकले हैं कि हम कोई लीडरशिप पोजीशन दे पाएँ इंडस्ट्री को। यानी आज के दिन में आई विल बी फ्रैंक विद यू, जो लीडरशिप पोजीशन है वो सरकार के पास है। इंडस्ट्री इसके लिए कोई नई इनोवेशन नहीं ऑफर कर रही, केवल सरकार ही ऑफर कर रही है, इंडस्ट्री सिर्फ कंप्लायंस कर रही है। ओके, ओके। एक और चीज है जो आजकल काफी जगह सुनने को आ रही है कि स्किल डेवलपमेंट और स्किल रिक्वायरमेंट की जो इंडस्ट्री की है वो, और जो स्किल अवेलेबल है उनमें काफी बड़ा गैप है। तो उसमें एफआईआई कुछ काम कर रही है, तो ताकि जो इंडस्ट्री के लोगों को स्किल्ड वर्कर्स मिले, स्किल्ड एम्प्लॉयज मिले। देखिए, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ऑलरेडी हमने प्रपोज किया है कुछ स्टेट्स में उनके एजुकेशन मिनिस्टर्स को और उनके गवर्नर्स को कि भाई आप यानी बाय द मिलियंस यू आर प्रोड्यूसिंग बीएज एंड एमएज। और बीए एमए दो चीज़ हैं, एक तो इंडस्ट्री को उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें वर्चुअली कोई स्किल नहीं है। दूसरी चीज़ ये, आपके बनाए हुए बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं हैं। एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, दोनों इंटरमिक्स हो चुके हैं। यानी आज के दिन में बीए एमए बीकॉम जो इंडस्ट्री में भर भर के बनते हैं, या बीएससी उनकी इंडस्ट्री में कोई खपत नहीं है। लेकिन वो पुराने कोर्सेज चल रहे हैं तो चल रहे हैं। तो हम सब जगह यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई प्लीज़ सिट टुगेदर, डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। इंडस्ट्री में आज जिस चीज़ की ज़रूरत है आप करिकुलम चेंज करो। अगर बीएमए की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ उसको कोर्स से हटाओ, कोई तो स्किल उसमें लाओ। स्किल इज़ द न्यू करेंसी। आपको अच्छा। हिंदी नहीं भी आती, लेथ चलानी आती तो भी आप समझ लेंगे, एम्प्लॉय कर लेंगे। आप फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगर बनाओ, किसी प्लांट को चलाने वाले अच्छे से स्किल्ड ऑपरेटर बनाओ, वो स्किल लाओ बच्चों के अंदर। दो चीज़ों में हम लैकिंग हैं, एक तो स्किल नहीं ला पा रहे हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर। दूसरी चीज़, R&D में हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे है। जब मैं बोलता हूँ R&D, तो हमारे इंडस्ट्री वाले क्या बोलते हैं, R&D साहब हमारी फैक्ट्री में बहुत अच्छा है।
मैं नाम नहीं लूंगा, इंडस्ट्री में जो लीडरशिप पोजीशन लिए हुए फैक्ट्रीज हैं, नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन में भी फैक्ट्रीज हैं, R&D के नाम पर ज़्यादातर लोग यूरोप से, साउथ ईस्ट एशिया से कंपोनेंट्स लाते हैं, उनको CKD SKD नॉकडाउन करते हैं, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने यहाँ रिपीट करते हैं। अपनी देश की आवश्यकता के हिसाब से जो मशीन चल जाए वैसा रिसर्च हमारे यहाँ, बेसिक रिसर्च हम नहीं करते, और उसमें बहुत ज़्यादा हमारे को कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। यानी जो देश में आज आवश्यकता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पिछली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में मैंने रिक्वेस्ट किया था सब लोगों को, आप खाली कोरोना को मत देखिए। कोरोना एक आइसोलेटेड वायरस है, और ये वायरस हमारे देश में क्या दुनिया के 200-250 देशों में आया, कैसे आया, बिना टिकट आया, लेकिन सब देशों की इकोनॉमी को इसने तबाह कर दिया। लेकिन इसके पीछे नेक्स्ट लॉट जो है दूसरे वायरसेस का तैयार है आने के लिए, लेकिन वो वायरसेस देश में आए उससे पहले हमारी तकनीक तैयार होनी चाहिए कि कोई भी वायरस जब बनता है उसकी एंटीडोट हम कितने कम समय के अंदर तैयार कर लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट थी इंडियन MPs को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भाई आप वायरसेस की रिसर्च के अंदर लीड पोजीशन लें, कम से कम $2-3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके लीड पोजीशन लें। सब देशों को मालूम है किस किस कंट्री में वायरस के ऊपर, वायरोलॉजी के ऊपर रिसर्च चल रही है, और कहाँ कहाँ इनकी इंटेलिजेंस सबकी पूरी पक्की है, कौन कौन से वायरस लैब में तैयार है, कौन कौन से प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। तो दैट इज वेयर वी रिक्वेस्टेड कि आप इंडस्ट्री की, यूनिवर्सिटीज की, सबकी सपोर्ट लेकर के, ये एक पैराडाइम शिफ्ट होगा हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर कि हम जो वायरसेस अभी आए नहीं हैं उनके लिए अपनी इंडस्ट्री को, अपने इकोसिस्टम को तैयार करें। That is, and the gains have to be windfall nature, huge gains for the industry, huge gains for the educational system. ये एक सोचने की बात है। ऐसा ही हम हर फील्ड में देखें, जहाँ जहाँ हमें R&D की जरूरत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव टू पिच इन। ओके, 170 mm की गन बनानी है तो इंस्टीट्यूशन हमारे पिच इन करें, प्रोजेक्टाइल की ऊपर स्टडी करनी है, ट्रेजेक्ट्री के ऊपर स्टडी करनी है, उसके गन के मटेरियल के ऊपर स्टडी करनी है। जरूरी थोड़ी ना हम बोफोर से इंपोर्ट करेंगे। हम बड़े आराम से यहाँ पर भी रिसर्च करके, और जो कंपनीज, टाटा है, महिंद्रा है, बिरला है, जो प्रोडक्शन के अंदर है, उनको वो R&D की प्रोविजन दें। आज R&D करनी होती है, वो दे लुक फॉर लैब्स आउटसाइड इंडिया। वहाँ भी तो बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, वो स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो व्हाई नॉट ब्रिंग दैट इकोसिस्टम इन इंडिया। यहाँ की रिसर्च, यहाँ का सब काम हमारी आवश्यकता के हिसाब से चलेगा, और हमको $100 पर आवर नहीं देने पड़ेंगे। Absolutely. जी बताइए। पॉइंट, मतलब R&D is definitely one thing, and skill is one of the major challenge। मतलब इंडस्ट्री में बंदा, मतलब नौकरियां हैं बट लोग नहीं है उस तरह को नौकरियों को फिल करने के लिए, और उधर हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम नौकरी से ज्यादा आगे सोच नहीं पा रहे। हम स्किलिंग सोचते हैं इंडस्ट्री में जाकर के लेथ ऑपरेटर लग जाए, यानी कहीं जाकर के हमारा बच्चा एडजस्ट हो जाए। हम यानी वैल्यू एडेड इनपुट कब देंगे देश की इकोनॉमी में? समय तो आ गया। अब इंडस्ट्री को भी अपग्रेड होना पड़ेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। एंड व्हिच इज व्हाट द नीड इज कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप काफी एनकरेज किया जाए। अगला सवाल इसी में है कि यू हैव बीन इन इंडस्ट्री, आप पिछले 40-45 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, यू आर हेडिंग दिस एसोसिएशन। यंग एंटरप्रेन्योर्स और या स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाने के लिए क्या एडवाइस है? उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है,
ताकि उस दिशा में वो सोचें, they can think about it and look for activities which will help the nation in nation building. देखिए, पहले तो मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बताता हूं। मोदी जी की सरकार 2014 में आई। 2013 में हमने काम करना शुरू कर दिया कि इकोनॉमिक विजन देश का या प्रदेशों का अगले 10 साल का, 5 साल का कैसा हो, उसका एक नक्शा हमने बनाना शुरू कर दिया। 2014 में वी केम आउट विद द इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट। इसी तरह से 2015 में वी केम अप विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिकमेंडेड फॉर हरियाणा, यानी हम उसके सहारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 15वीं 16वीं पोजीशन से जंप करके 3rd पोजीशन पे आ गए। फिर हमने सरकार को यमुना एक्शन प्लान रिकमेंड किया। फिर CSR फंड्स अनयूटिलाइज्ड बैलेंस शीटों में पड़े हुए डंप होते रहते थे, और स्कूल में टॉयलेट बनाने के लिए, टॉयलेट की सीट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं। केंद्र सरकार ने हमारी बात मान ली भी, CSR फंड्स जो हैं स्कूल टॉयलेट्स में या विलेज टॉयलेट्स के प्रोविजनिंग में आने चाहिए। फिर सैनिटाइजेशन की सजेशंस, गोल्ड बॉन्ड की स्कीम हमने दी, एग्री और MSME की स्कीम्स इतनी सारी हमने दी हैं, और स्टेट्स को भी एडवाइस किया ब्रांड वैल्यू ऑफ स्टेट्स कैसे इंप्रूव की जाए। एवरीथिंग गोज बाय द ब्रांडिंग, अदरवाइज यू गेट सोल्ड बाय पर केजी बेसिस। Absolutely. फिर स्टेट्स को भी एडवाइस करते हैं भी आप अपनी स्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट करो। वो दोनों, ब्रांडिंग और स्टेट में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ब्रांडिंग अच्छी होगी तो पैसा आएगा, नहीं ब्रांडिंग अच्छी होगी तो पैसा नहीं आएगा। और फिर प्लानिंग हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भी करके सरकार को दी है कि 5 ट्रिलियन का कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना, सर्विस में कितना, MSME में कितना, एक्सपोर्ट सेगमेंट में कितना, ये सब करके हमने दिया। तो ये एक थॉट प्रोसेस की बात है। और इसके अंदर आपने पार्ट 2 क्या था आपके क्वेश्चन का? कि ये एंटरप्रेन्योर्स जो नए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको हाँ, क्या एडवाइस है आपकी तरफ से? देखिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी स्लेट बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है। आज के दिन में जो अच्छा दिखता है, जब तक आप कदम उठाने के लिए सोचोगे तब तक वो स्लॉट ओवर क्राउडेड हो चुका होगा। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स कि कोई अच्छा नया आइडिया लेकर के आप उसके ऊपर वर्किंग चालू करें, एंड यू वर्क विद स्पीड बिफोर अदर्स कैन कैच अप। आप उससे 4 कदम आगे होने चाहिए। खाली आइडिया से आपकी कंपनी की बैलेंस शीट $100 बिलियन नहीं हो जाएगी। आइडिया हैज टू मैच विद एक्शन। एक्शन प्रॉपर गाइडेंस के साथ तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मेंटोरशिप भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ हमारे एंटरप्रेन्योर्स की कैसी है। सुबह 11 बजे सोकर के उठे, सारी रात चैट करते रहे, 11 बजे सोकर के उठे, फिर 3-4 बजे लंच का टाइम हो गया, और फिर उल्टा सीधा लाइफस्टाइल, इट विल टेक द एंटरप्रेन्योर्स नोवेयर। आप अगर यूएस के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो समझ में आता आप लेट नाइट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भारत में ही काम कर रहे हैं तो आपको लेट नाइट्स की जरूरत नहीं है। आपको 6 घंटा 7 घंटा सोना है, उसके बाद दिन में काम करिए। आप यहाँ की एनवायरनमेंट में अच्छा टाइम जोन के हिसाब से मिक्स करेंगे, मैच करेंगे, और सबके साथ इन लाइन रहेंगे। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ भी आपकी बनी रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यंग एज में आप 12 से 14 घंटे काम नहीं कर सकते, तो फिर बाद की एज में कितना घंटे काम कर पाओगे, वो क्वेश्चन मार्क है।
बाद में काम कर ही नहीं पाओगे। 12 से 14 घंटे आपको यंग एज में काम करना चाहिए। और दूसरी चीज कि आपको ये मान करके चलना चाहिए कि बिजनेस करने के लिए हमने कदम उठाए हैं, तो मेरा सारा पैसा डूब सकता है किसी भी दिन। रिस्क एपेटाइट होना बहुत जरूरी है। मेरे को यानी ध्यान आता है, जैसे मोजर बियर सीडी बनाना चालू किया, डीवीडी बनाना चालू किया, कंपनी कहाँ चलेगी किसी को पता ही नहीं चला, वो पेन ड्राइव आ गई तो बिजनेस खत्म हो गया। यानी आज के दिन में यू हैव टू बी मेंटली कि आपको कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। बी रेडी फॉर द एक्सीडेंट्स, बी रेडी फॉर द डिसरप्शंस। और डिसरप्शंस ऐसी ऐसी होती हैं कि कंपनियां प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और प्रोडक्ट लॉन्च भी ग्लोबल स्केल पे करती हैं, उससे पहले उसकी हवा भी किसी को नहीं लगने देती। एंड सडनली यू डिस्कवर कि हमने तो मोबाइल फ़ोन बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, अभी तो ट्रांसपेरेंट मोबाइल फ़ोन आ गया, तो हमारा मोबाइल फ़ोन तो बिकेगा ही नहीं। यू आर आउट ऑफ बिजनेस, आउट ऑफ जॉब, आपका प्लांट, आपका आइडिया स्टार्ट होने से पहले ही ऑब्सोलीट हो गया। तो बी रेडी फॉर डिसरप्शंस, बी रेडी फॉर एनी एक्सीडेंट। और मैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को ये ज़रूर कहूँगा, देखो हमारे को वी हैव टू बी रेडी फॉर बाउंस बैक किसी भी हालात में। मेरे 2 बिजनेस फेल हो गए, 3 बिजनेस फेल हो गए, साहब मैं तो गया, मैं तो डूब गया, मर गया, अब किसको मुंह दिखाऊंगा, और फिर वो सुसाइड करने की सोचने लगता है। ऐसा नहीं करना। यू बिलीव इन योरसेल्फ। अपने को बाउंस बैक करना है, हर सूरत में बाउंस बैक करना है। आपने जेन्युइन बिजनेस किया, यू मेड जेन्युइन एफर्ट्स, बिजनेस नहीं चला तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, आपने जेन्युइन एक्टिविटी में पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, नहीं चला तो नहीं चला। अपने अंदर भरोसा रखो कि मैंने ईमानदारी से, जब आईने के सामने खड़ा होता हूं तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैंने अपने साथ, खुद के साथ छल नहीं किया, मैंने अपने वक्त के साथ छल नहीं किया, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ छल नहीं किया। आपने ईमानदारी के साथ बिजनेस खड़ा करने की कोशिश की, चला तो ठीक, नहीं चला तो हताश होके, निराश होके नहीं बैठना, बाउंस बैक करना है। दैट इज व्हाट आई कैन से टू यंग एंटरप्रेन्योर्स कि जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल टाइम पहले 10 बरस का था, 20 बरस का था, वो घट के 10 बरस, 5 बरस, 3 बरस पे भी आ गया, तो अपने को माइंड में उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए कि हमारा बिजनेस कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, फेल हो सकता है, हमको उसके लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। मैं यही कहूँगा। बाकी और कुछ पूछना चाहें तो बताएं, स्वागत है। नहीं सर, दिस इज गुड इनफ। आई थिंक जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो स्पेसिफिकली जो लास्ट की एडवाइस है कि पीपल शुड गेट रेडी फॉर डिस्ट्रप्शन एंड टुडे, और ये जो लास्ट 5 साल में हम जो देख रहे हैं, 5-7 साल में डिस्ट्रप्शन काफी तेजी से हो रहा है। एंड इंडस्ट्री को और बिजनेसमैन को हर डिस्ट्रप्शन के लिए अपने आप रेडी होना चाहिए, पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो जैसे आपने मोटर बेयर का एग्जांपल दिया, नोकिया आउटसाइड में बिग बहुत बड़ा ब्रांड था, मतलब कहाँ से कहाँ चला गया पता भी नहीं चला। सो जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो सकती है, तो एसएमई तो बहुत ही मतलब लो स्केल पे काम करती है। दे हैव टू थिंक। क्या है कि आप जैसे नोकिया का एग्जांपल दे रहे हैं, और ये नोकिया स्वीडिश कंपनी है ना? हाँ जी, स्वीडन या डेनमार्क की कंपनी है काम। हाँ, उस देश में कोई ऐसा घर नहीं था जो नोकिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। हर घर में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट थी नोकिया के साथ। वो कंपनी भी बंद हो गई बिकॉज दे फेल टू बी फ्यूचर रेडी। यानी डुअल सिम का जमाना था, वो सिंगल सिम पे अटके हुए थे। वो टच स्क्रीन का जमाना आ गया, वो फिर बटन के ऊपर अटके हुए थे। और फिर उन्होंने संभालने की कितनी कोशिश की, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट किया, और लोगों ने मजाक में कहा माइक्रोसॉफ्ट, ये विंडो वाले माइक्रोसॉफ्ट, ये भी वक्त के साथ नहीं बदले, वन फेलियर। नोकिया भी वक्त के साथ नहीं बदला, अनदर फेलियर। व्हेन टू फेलियर्स combined together, it doesn't make a big success.
यानी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत प्रचारित हुआ कि टू फेलियर्स कंबाइनिंग टुगेदर डू दे होप टू मेक ए बिग सक्सेस? नो, हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल टाइम है, तो ओनर ऑफ द कंपनी ही हैज टू थिंक ट्वाइस अहेड। जब तक वो नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट भी और कंपनी भी जीवित नहीं रह सकती। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपसे बात करने का। हम शायद एक बार आपने आज के डिस्कशन में एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक जिक्र किया था, उसके ऊपर हम देखते हैं कभी बाद में एक बार डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक टॉपिक है जिसपे डिटेल में डिस्कशन होनी चाहिए कि कैसे एक बिजनेस ओनर इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में एक साझेदार बन सकता है और देश इससे कितना आगे जा सकता है। तो उसके ऊपर हम कभी एक बार और आपसे शायद चर्चा करेंगे, बात करेंगे एज पार्ट ऑफ अवर न्यू सीरीज व्हिच विल बी ऑन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ एसएमईज। तो हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सर थैंक यू वेरी मच। आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया। आई एम श्योर जो हमने बात करी, जो आपके सुझाव थे, जो आपके व्यूज थे, जिससे हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो एसएमई के नेटवर्क फॉलो करते हैं, दे विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीपन जी। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे जो यंग एंटरप्रेन्योर है उसके माइंड में झांकने का फिर से मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। जब भी मौका मिलेगा दोबारा आपके साथ जरूर बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार सर। So that was our discussion with Mr. Deepak Jain. Please join us and follow us on our social media handles to get updates on various activities which is happening on the SME sector. Thank you very much. Do join us for our next session.